साथियों, आज भीमा कोरेगांव का जो विजयोत्सव है, जिसकी संख्या 207वीं है, यानी 207 साल हो गए हैं इस लड़ाई को। और आज आप देख रहे होंगे, जो पूना से हम लोग भीमा कोरेगांव आते हैं, तो पूना से भीमा कोरेगांव का जो स्थल है वो लगभग 26 किलोमीटर है। तो दिन भर ये जो 26 किलोमीटर का लंबा क्षेत्रफल है, दोनों क्षेत्र के सड़कें हैं। अगर आप देख रहे होंगे अभी भी, तो वो दोनों सड़कें भरकर जाने वाले लोग जा रहे हैं और आने वाले लोग आ रहे हैं। ये अभी भी ऐसा ही है। मैं वहाँ स्टेज से देख रहा था, अभी थोड़ा अंधेरा हो गया, मगर लगातार चल रहा है, दिन भर चल रहा है। इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई का मुद्दा ये जन आंदोलन हो गया है। मगर आज के तारीख में ये केवल यात्रा के रूप में उपलब्ध दिखाई दे रहा है। जन आंदोलन के दिशा में इसे डाइवर्ट करना जरूरी होगा, क्योंकि जब लोग आ रहे हैं तो उन्होंने इस लड़ाई को मान्यता दी है। अब केवल लोगों के समर्थन को आंदोलन में रूपांतरित करने का ही मामला बचा हुआ है। ये करना होगा। कुछ लोगों का मैं भाषण सुन रहा था, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भीमा कोरेगांव का दोबारा, जैसे भीमा कोरेगांव में घटना घटित हुई थी आज से 207 साल पहले, उसी तरह का दोबारा घटना हम लोगों को घटित करना चाहिए। मगर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां ऐसा करने की इजाजत नहीं देती है। उसी तरह की घटना को दोबारा घटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हालात पूर्णतः बदल गए हैं। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान देश में लागू हुआ, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो हालात पूर्णतः बदल गए हैं। इसलिए संविधान ने हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को मान्यता दी है, जो 2-3 हजार साल तक पूरी तरह से उन इच्छाओं को, आकांक्षाओं को कुचल दिया गया था। इसलिए मैं आप लोगों को ये उदाहरण के आधार पर बता रहा हूं कि परिस्थितियां पूर्णतः बदल गई है। उसका कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया है और संविधान ने हमें वो सारे के सारे अधिकार जो भीमा कोरेगांव में घटित हो गया था और पेशवाओं का राज समाप्त कर दिया था,
पेशवाओं का राज का मतलब है नीचतम ब्राह्मणों का राज। पेशवाओं का राज का मतलब था नीचतम ब्राह्मणों का राज। कुछ लोगों को ऐसा बोलने के लिए थोड़ा डर लगता है। मुझे इसलिए डर नहीं लगता है क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत रूप से ये बात नहीं कहना चाहता हूं। जो पेशवाओं का इतिहास अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, पेशवा राज में उन्होंने जो कुछ भी किया, उस बात को ध्यान में रखते हुए, जो जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात मैं कह रहा हूं कि पेशवाओं के राज में, जिसे आज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, उन लोगों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरी तरह से कुचल दिया गया था। जिसे आज हम लोग मराठा कहते हैं, वो पेशवाओं में मराठा नहीं थे। मराठा जो शब्द है वो अर्वाचीन 100-125 साल से ज्यादा पुराना शब्द नहीं है। पेशवाओं के राज में वो शब्द कुनबी था। और कुनबी जो है, अगर मंडल कमीशन के रिकॉर्ड का अध्ययन करो तो ये बैकवर्ड क्लास के लिस्ट में शामिल है। और जो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनाई गई है, अगर पुरानी वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि कुनबी जाति जो है वर्ण व्यवस्था में शूद्र के तौर पर मान्यता उनको थी। आखिरकार ज्योतिराव फुले के द्वारा मराठा लोगों को जगाने का जो अभियान चलाया गया था आधुनिक भारत में, उनके लिटरेचर में यही कहा गया है कि मराठा ब्राह्मण धर्म के अनुसार शूद्र है। और अगर वो शूद्र है तो वो जो ज्योतिराव फुले के द्वारा इतिहास में बताया गया, जो समझाया गया, यदि महाराष्ट्र के मराठा लोगों ने उस इतिहास से सबक सीखकर कुछ किया होता और कांग्रेस के ब्राह्मणों के जाल में नहीं फंसे होते, कांग्रेस के जाल में फंसने की वजह से महाराष्ट्र के मराठा लोगों ने जो ज्योतिराव फुले का रास्ता था, वो रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया। आज परिस्थिति क्या हुई? ब्राह्मणों ने पहले मराठा लोगों का इस्तेमाल एससी एसटी लोगों का लोकतंत्र में राज हो सकता था, उसे होने नहीं दिया, और ब्राह्मणों ने इस काम के लिए मराठा लोगों का इस्तेमाल किया। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को रोकने के लिए मराठा लोगों का ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया। तो इससे क्या हुआ कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को उन्होंने बताया, ब्राह्मणों ने, कि मराठा तुम्हारे दुश्मन है। तो एससी एसटी ओबीसी को मराठा के विरोध में भड़काने का काम किया। तो एससी एसटी ओबीसी के लोग महाराष्ट्र में मराठा के विरोध में हो गए, तो मराठा सिंगल आउट हो गए। सिंगल आउट होने का नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस की सीढ़ी बनाकर जो ब्राह्मणों ने मराठा को सामने करके ये सारा काम किया। कांग्रेस जो पार्टी है वो मूल रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टी, आज भी वो ब्राह्मणों के ही नियंत्रण में है। और इस तरह से ब्राह्मणों ने जो कांग्रेस के राज में थे, वो मराठा लोगों का इस्तेमाल महाराष्ट्र में करते थे और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को सत्ता से दूर रखते थे। अभी उन्हीं एससी एसटी ओबीसी की मदद से दूसरे ब्राह्मण ने मराठा को सत्ता से वंचित कर दिया, और महाराष्ट्र में आज के तारीख में मराठा को वंचित करके, उनका इस्तेमाल करके ब्राह्मण शास्ता हो गए। पहले तो कांग्रेस के माध्यम से ब्राह्मण लोग इनडायरेक्ट राज करते थे, बीजेपी के द्वारा ब्राह्मणों ने अब डायरेक्ट राज करना शुरू कर दिया।
ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन मराठा लोगों की वजह से हुआ। इसका आत्म परीक्षण मराठा लोगों को करना चाहिए और आत्म परीक्षण करके जो ज्योतिराव फुले ने रास्ता बताया था, उस रास्ते पर मराठा लोगों को महाराष्ट्र में वापस आना होगा। यदि मराठा लोग ज्योतिराव फुले के रास्ते पर वापस नहीं आते तो मराठा लोगों के हाथ में दोबारा सत्ता आने की संभावना नहीं। ये जो परिस्थिति में आप लोगों को, शायद आप लोगों ने इसके बारे में गौर नहीं किया होगा, ये मौका है। इस मौके को ध्यान में रखते हुए ये बात मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोग भीमा कोरेगांव दोहराना चाहते हैं, तो भीमा कोरेगांव दोहराने का 50% रास्ता 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने लागू कर दिया। भीमा कोरेगांव दोहराया जा सकता है, मगर उसका तरीका वो नहीं होगा जो आज से 207 साल पहले हुआ था। आपको अभी 26 जनवरी 1950 में जो संविधान देश में लागू हुआ, संविधान ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर आपको अमल करना होगा। तो भीमा कोरेगांव दोबारा दोहराया जा सकता है। भीमा कोरेगांव दोबारा दोहराया जा सकता है। हालात और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने रणनीति में बदलाव करना होगा। रणनीति में मतलब क्या है? रणनीति का मतलब क्या है? लड़ाई लड़ने के तरीके बदलने होंगे। लड़ाई लड़ने के तरीके बदलने होंगे। आप लोगों को पहले पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं था, मगर 26 जनवरी 1950 को ये अधिकार लागू हो गया। तो जो 1848 को ज्योतिराव फुले ने आधुनिक भारत में आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन विफल हो गया है, ऐसा हमारे एक भाई ने यहां कहा था। वो आंदोलन विफल नहीं हुआ, वो 50% सफल हुआ, 100% सफल नहीं हुआ। संविधान लागू हो गया तो कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मण का राज स्थापित नहीं कर सकते। खुलकर ब्राह्मण ब्राह्मण का राज स्थापित नहीं कर सकते और ब्राह्मणशाही को खुलकर स्थापित नहीं कर सकते। ये संविधान की वजह से ऐसा संभव हुआ। हम लोग संविधान की प्रस्तावना में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उसमें लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना होगा। करने के लिए ये संविधान लिखा गया है। हमारे लोग संविधान 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 ऐसा बोलते रहते हैं, और कुछ लोग जो है संविधान को ऐसा भी करते हैं। तो वो संविधान में जो है वो दिमाग में जाता नहीं है, किताब से ऐसा घुसता नहीं है। जो संविधान में लिखा हुआ है वो घुसता, ऐसा ही कितना भी ऐसा मारने से भी नहीं घुसता। तो उसको पढ़ने से घुसता है, उसको मारने से नहीं घुसता, उसको पढ़ने से घुसता है। वो सारे तरीके उधर बताए गए हैं कि आप संविधान के रास्ते चलकर जो तरीके बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बताए, उस तरीके को अपनाकर आप भीमा कोरेगांव दोबारा स्थापित कर सकते हैं, दोबारा वो सफलता हासिल कर सकते हैं, अर्थात पेशवाओं का राज समाप्त कर सकते हैं, अर्थात समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। क्या करना होगा? तो
संविधान के आर्टिकल 19 में ये लिखा हुआ है। मैं बार बार हमारे लोगों को बोलते रहता हूं कि पढ़ लो, संविधान के आर्टिकल 19 को पढ़ लो। संविधान के आर्टिकल 19 में हम लोगों को पढ़ने का, लिखने का और संगठन बनाने का, जागृत होने का, जागृत करने का और उसके आधार पर संगठन बनाने का अधिकार दिया है। ये तो 50% तो कम कर दिया, तो नहीं था, ये अधिकार दे दिया। अब जो बदलाव हम चाहते हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए दूसरा भीमा कोरेगांव करना होगा। बात सही है, करना होगा, मगर वो करने के लिए हम लोगों को इस देश में बहुत बड़ा काम करना होगा। वो भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया, वो तरीका लिखा। क्या तरीका बताया उन्होंने कि भीमा कोरेगांव आप कर सकते हो और भीमा कोरेगांव करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। ये प्रावधान कर दिया आर्टिकल 19 में, संविधान के आर्टिकल 19 में प्रावधान कर दिया, ऐसा करके कर सकते हो। तो क्या करके कर सकते हो? तो ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों का संगठन बनाकर कर सकते हो, कर सकते हो, ये कर सकते हो। भीमा कोरेगांव दोबारा कर सकते हो। उसके लिए आपके पास हथियार चलाने का अधिकार नहीं है, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली चलाने का अधिकार नहीं है। उस समय वही तरीका था, एक राजा दूसरे राजा के विरोध में तलवार से लड़ता था, खून खराबा होता था और जो जीत जाता था वो राजा बन जाता था। अब वो समाप्त हो गया है, हालात बदल गए हैं। अब लोकतंत्र का तरीका आ गया है। आर्टिकल 19 में संविधान के राइट नहीं है, संवैधानिक राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 केवल मात्र अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। तो हमारे लोगों को अभी तक राइट और फंडामेंटल राइट का भी फर्क समझ में नहीं आता है। फंडामेंटल राइट का मतलब है किसी भी सरकार के पास फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने का अधिकार नहीं है। अगर मान लो आप संगठन बनाना चाहते हो, कोई सरकार आपको संगठन बनाने से रोक नहीं लगा सकती, किसी सरकार के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। तो हमारे लोगों को पता ही नहीं है। तो ये जो पावर है आर्टिकल 19 के तहत, ये मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है। इस अधिकार का उपयोग करके हम संगठन बना सकते और भीमा कोरेगांव संगठित शक्ति के बल पर कर सकते। अगर आपने भीमा कोरेगांव संगठित बल पर कर दिया तो राष्ट्रपति आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिला देगा। अगर आपने चाकू, छुरी, बंदूक, गोली का इस्तेमाल किया तो साधारण कांस्टेबल आपको पकड़ देगा, इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है। साधारण कांस्टेबल आपको पकड़ लेगा और आपको जेल में डाल देगा। और जेल में डालने के बाद में आप जेल के अंदर क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब मुझे नरेंद्र मोदी की लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने गुजरात के जेल में डाला तो रात के 3 बजे पुलिस वाले आए मेरे पास, रात 3 बजे, और कहने लगे कि सरकार की बहुत गलती हो गई है। मैंने कहा क्या? आपको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था,
मैंने कहा क्यों? कहा सारे देश के पुलिस चौकी के पास आपके लोग बैठे हुए हैं, ये अगर पहले ही मालूम होता तो आपको अरेस्ट ही नहीं करते। समझ रहे क्या? मैं आपको जो बात पहले समझाया ना, 2-4 मिनट पहले समझा रहा था ना, वो उसका उदाहरण बता रहा हूं। वो रात के 3 बजे मुझे बोल रहा था कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, तो दोबारा फिर मुझे अरेस्ट करने के बारे में नहीं सोचा। देखो हमारे लोग, बहुत सारे लोग जो है ना, पुलिस के अरेस्ट से डरते रहते हैं, और मेरे पास टेलीफोन आता है, मेश्राम साहब वो पुलिस वाले लेके गए। अरे जाओ जाओ अंदर जाओ और सर्टिफिकेट लेके आओ, तुमको 2-4 दिन अंदर डाल दिया, जाओ एक बार पुलिस के अंदर, चौकी के अंदर या जेल में जाके वापस तो आओ, ज्यादा मजबूत होकर वापस आ जाओगे और तुम्हारे मन में जेल का डर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जाके आ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो साथियों, संगठित शक्ति के बल पर हम लोग वो सारा तमाम बदलाव कर सकते हैं। वो संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने मौलिक अधिकार बनाया, संगठन बनाने का, संगठन चलाने का, संचालन करने का। कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई सरकार हमारी जो बात हम कह रहे हैं बिल्कुल सुनने को उनको अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करें, आर्टिकल 19 की वजह से कुछ नहीं कर सकते, वो उनको सुनना पड़ता है हमारी बातें। हम सार्वजनिक कहते हैं, उनको सुनना पड़ता है। सरकार उनको कहती है कि वो अमन मेश्राम क्या बोलते हैं लिख कर आ जाओ, तो मैं पुलिस वालों को बोलता हूं, अरे मेरे पास से एक वीडियो लेके जाते जाओ, काहे को पेन से लिखो, कम ज्यादा काना मात्रा में गलत हो सकता है, मेरे पास से एक वीडियो लेते जाओ, डायरेक्ट सुनो, डायरेक्ट सुनवाओ मंत्री को, मुख्यमंत्री को। तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि वो लोग जो हम बोलते हैं उसको सुनना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता, मगर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? संविधान के आर्टिकल 19 की वजह से। तो मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी जो कुछ भी हम कहते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अंग्रेजी में, वो कहने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। और ये अधिकार के तहत हमें संगठन बनाने का अधिकार है। यदि हम अपना विशाल संगठन बनाते हैं, अभी आपने देखा होगा 31 तारीख को हमने भारत बंद करवाया ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए, ईवीएम के मुद्दे के लिए। वो लोग कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। सवाल ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है, लोगों का यकीन नहीं है, लोगों का विश्वास नहीं है। ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव हो रहे हैं उस पर लोगों का बिल्कुल यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। तो विश्वास ना होना और वो तरीका बार बार दोहराना, तो इसका मतलब है वो कॉन्शियसली कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। उनको मालूम है ईवीएम का इस्तेमाल टारगेट करके किया जा सकता है, किसी संगठन को टारगेट बनाकर उसका यूज किया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके किया जा सकता है, विरोधी पार्टी के किसी नेता को टारगेट करके किया जा सकता है, किसी एकदम जिसने ग्राम पंचायत में भी जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ा और जो 2 बार 4 बार एमएलए हो गया उसको भी हरवा सकता है। मतलब काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, जितने उदाहरण कह रहा हूं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास। तो ईवीएम मशीन के द्वारा ऐसा करवाया जा सकता है, ऐसा करवाया जा सकता नहीं, ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को इसको बदलना है। जैसे ईवीएम का मुद्दा, इसको बदलना है और इसको बदलना है। और भीमा कोरेगांव के द्वारा जो बदलाव किया गया था
वो तरीका और अब हम लोग जो तरीका अपनाना चाहते हैं वो तरीका है संगठन निर्माण करने का। यदि आप लोग भीमा कोरेगांव के माध्यम से जो बदलाव लाया गया था, अगर वही बदलाव लाना चाहते हो तो आपके पास रास्ता है। रास्ते बंद नहीं है, रास्ते आर्टिकल 19 के तहत खोले गए और साधारण तरीके से नहीं, मौलिक अधिकार के तरीके से। मौलिक अधिकार का मतलब है किसी सरकार को आपके अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पहली बात, सरकार तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अन्यथा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत बार बार हस्तक्षेप करती है, मगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास भी मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पहल करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था है। हस्तक्षेप तो रोकने के लिए तो दूर की बात है, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया, संविधान में यह प्रावधान दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के मौलिक अधिकारों में अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो उस हस्तक्षेप को रोकने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। इसका मतलब है ये जो मौलिक अधिकार है और उसमें सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 19, क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो संगठित शक्ति के बल पर लागू किए जा सकते हैं। अगर सरकार के मेहरबानी पर छोड़ दिया जाए तो लागू नहीं होंगे। अगर आप संगठित बल पर लागू करना चाहते हैं तो आपके पास संगठित शक्ति चाहिए, और संगठित शक्ति चाहिए तो संगठन निर्माण करना होगा। मैं अपनी उम्र के 19वें साल से इस संगठन निर्माण करने के काम में लगाया हूं। काशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, खापड़े साहब ने इसमें पूरी जिंदगी लगा दी। मेरी अभी 68 साल चल रहा है, तो 68 का मतलब होता है सरकारी भाषा में रिटायरमेंट के बाद 8 साल हो गए, यानी 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है आदमी, और 60 साल के बाद अगर 2-4 साल हो गए तो लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट ही नहीं है, अभी तो आप टायर्ड भी हो गए। तो इतना साल हो गया, 68 मेरा रनिंग चल रहा है, और इतने लंबे साल से, लगभग 49-48 साल से अगर मैं दावे के साथ कहूं तो एक बात कह सकता हूं कि इतना लंबा समय मैंने संगठन निर्माण करने में लगाया। मेरी अपनी समझदारी के अनुसार जो बात मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, और इसकी बदौलत 32 राज्यों के 625 जिलों में हमारा संगठन बन गया। 3000 से ज्यादा तहसीलों में हमारा संगठन बन गया। 2030 तक हमारा टारगेट है 6 लाख गांवों में संगठन बन जाएगा। तो आप लोगों को जो दूसरा भीमा कोरेगांव करना चाहते हो किया जा सकता है। उसकी पूर्व शर्त है संगठित शक्ति का निर्माण करना। यदि आप संगठित शक्ति का निर्माण करते हो तो भीमा कोरेगांव दोबारा किया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार के हथियार का, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। संगठित शक्ति का उपयोग करो, संगठित शक्ति का निर्माण करो और संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करो। अब 31 तारीख को हमने भारत बंद करवाया और 2030 तक 6 लाख गांव में भारत बंद हो जाएगा, और 2030 तक इस देश के 60% से ज्यादा लोग हमारे आंदोलन और संगठन के बारे में जानकारी रख लेंगे और उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग अपने अपने जिले में संकल्प कर लो
500-600 जिलों में अगर आप संकल्प कर लो और केवल 600 लोग संकल्प कर ले, ज्यादा लोगों की जरूरत है। मैं तो अकेला हूं ना, मैं तो 625 जिलों में संगठन खड़ा किया। तो अगर एक जिले में एक आदमी संकल्प कर ले तो साल भर में 365 दिन में अपने लोकसभा चुनाव क्षेत्र में और अपने जिले में जितने गांव हैं सारे गांवों में कमेटी बना सकता है एक आदमी। 2, 3, 4, 5 नहीं, एक आदमी। मगर वो आदमी कौन होना चाहिए? संकल्प करने वाला होना चाहिए। संकल्प करने के लिए क्या करना होगा कि ये अपने जिले के सारे गांव में संगठन खड़ा जब तक नहीं होता है तो परिवार की जिम्मेदारी मेरे घर के लोग देखेंगे। भाई इतना करना है, परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं भी। परिवार में मान लो मार्केट से सब्जी खरीद कर लाना है तो बोलने का मिसेस को, ये अभी आप सब्जी तेल ये जो कुछ है वो सब तुम करो, ये जब तक नहीं होता है तब तक तुम करो। अब मार्केट से अगर घर के लोगों को आप मार्केट से सब्जी भाजी और ये लाने के लिए कहोगे तो वो कोई बहुत बड़ा हिमालय खोदने का काम नहीं है। हिमालय खोदना है और उसमें से चूहा निकालना है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। तो वो काम घर के लोग कर लेंगे। तो एक जिले में अगर एक आदमी संकल्प कर ले तो साल भर में ही ये हो जाएगा, 365 दिन में ये हो जाएगा। संकल्प कर ले हो जाएगा, क्योंकि जो आदमी संकल्प करता है उसकी लोग उंगली पकड़ते हैं। अगर आप ही संकल्प नहीं करते हैं तो आपकी उंगली कौन पकड़ेगा? जो संकल्प करता है कि ये काम मैं करूंगा तो फिर आपके साथ खड़े हो जाते हैं लोग। तो इसलिए अब तो हमने 625 जिलों में संगठन खड़ा कर लिया और हम लोग जब आदेश देते हैं तो हम लोग अब सारे देश भर में भारत बंद करने लायक हो गए हैं। और 2030 में इसमें एक बड़ा बदलाव आएगा, 6 लाख गांव में बंद होगा और गांव के आसपास से जितने भी एक्सप्रेस हाईवे जा रहे हैं, रोड जा रहे हैं, स्टेट हाईवे जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवे जा रहे हैं और वहां कोई चौराहा है, अगर वहां आप खड़े हो गए तो 1 घंटे भर के लिए, 2 घंटे भर के लिए और 2, 4, 5, 10 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम हो जाएगा। आप वहां खड़े हो जाओ तो इससे क्या होगा? अगर मान लो हम लोग ऐसे 1 से लेकर 1.25 लाख सेंटर बना रहे हैं, वो 1 से लेकर 1.25 लाख सेंटर ऐसे बना रहे हैं, उसका सारा रिकॉर्डिंग में, वहां जाके लोगों को केवल खड़ा रहना है और एक सिंगल ऐसी लकड़ी लेकर भी नहीं जाना है। हथियार तो बहुत दूर की चीज है, लकड़ी लेकर भी नहीं जाना है। ग्रास की लकड़ी होती है ना, ग्रास की, वो लकड़ी भी नहीं लेके जाना है। वहां जाके केवल खड़ा होना है। अगर आप ऐसा करते हो 1 लाख 1.25 लाख सेंटर पर तो सारे देश भर में सब कुछ बंद हो जाएगा। घंटे भरे के लिए हो जाएगा, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए हो जाएगा। आप कितना मोबिलाइज करते हो। पहली बात तो मैं आपको समझाया संगठन, तो संगठन बनाने पर जोर लगाओ। मैं आपको ऐसा कोई काम नहीं बता रहा हूं जो मैंने नहीं किया, जो मैंने अपनी जिंदगी में किया। उम्र के 19वें साल से 67 साल मेरा चल रहा है, तो 625 जिलों में 32 राज्यों में संगठन खड़ा किया। जहां की लैंग्वेज मुझे नहीं आती अभी पूरी, वहां जाकर भी संगठन खड़ा किया। और इस तरह से लोग काम करने के लिए तैयार हो गए। वहां के लोग अपने गांवों में जाकर संगठन खड़ा कर दे। तो उनको ऐसा करने के लिए जो जानकारी चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो अनुभव चाहिए, जो कुछ भी उसको चाहिए, सब कुछ मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि ये लगेगा उनको मेरे पास है वो सारी, क्योंकि मैं वो किया, जो किया वो मेरे पास जानकारी भी है, अनुभव भी है, सब कुछ है। तो वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा, वो कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र में 42-44 हजार गांव है, तो इस साल भर में हो जाएंगे ये सारे गांव कवर।
और अगर ये हो गए तो आप 44,000 गांवों के चौराहे पर बंद कर सकते हैं। और बंद करने का हमको क्या शौक है क्या? नहीं, शौक नहीं है। तो जो अखबार वाले, मीडिया वाले हमारी खबर नहीं छाप रहे, तो इससे क्या होगा? हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी नहीं। तो अगर हमने 44,000 गांवों में बंद कर दिया तो क्या होगा? ट्रैफिक बंद हो गया तो जो गाड़ियां सड़कों पर रुकेगी वो बोलेंगे यार क्या हो गया? यार वो कोई मामन मेश्राम है, उन्होंने ये महाराष्ट्र में बंद कर दिया है, ये क्या कहना है? ये पर्चे ऐसा, बोलो उनके लड़के आए थे, पर्चे में ऐसा ऐसा लिखा है, इसके लिए ऐसा ऐसा उनका मांग है। तो हमारी मांग पहुंच गई उनके पास में, हमारी बात पहुंच गई। ने जो अखबार वालों ने, टीवी वालों ने हमारी खबर को ब्लैकआउट किया, तो उनके पास ब्लैकआउट करने का अधिकार है। वो हमारी खबर नहीं छापते मतलब ब्लैकआउट कर रहे हैं। दूसरा, झूठी खबर छापते ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन लोगों की तमाम खबरें छापते हैं, तो वो ऐसा कर रहे हैं। हमारी बड़े बड़े कार्यक्रम हम करते हैं, मगर उनकी कोई खबरें जो है वो देता नहीं है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अपनी रणनीति में बदलाव किया जाना चाहिए था। वो हमने किया। तो 6 लाख गांवों का संगठन 2030 तक खड़ा किया जा सकता है। आपको अपने अपने जिले में अपना अपना काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 36 राज्यों में काम करना है। मैं आपको अपने राज्य में काम करने के लिए कह रहा हूं। मैं आपको अपने जिले में काम करने के लिए बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेदारी निभाने का काम आप करो। मैं ये कुछ भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं आपके जिले में आपको करना है। अगर तहसील में हमारे कोई कार्यकर्ता है, वो तहसील के लोगों को तहसील में अपना काम करना है। अगर तहसील में काम करना है, अगर आप ऑफिस में जाते हो, आपके पास मोटरसाइकिल है, तो एक नौजवान आदमी जो कॉलेज में जा रहा है, पढ़ रहा है, उसको पीछे बिठाओ, उसको ऑफिस में लेके जाओ। ऑफिस में लेके जाने के बाद ऑफिस में आप पहुंच गए, उसको कहो ये मोटरसाइकिल लेके जाओ। ये मोटरसाइकिल 5:30 बजे ऑफिस वापस में आना चाहिए। ये आसपास के जो जितने गांव में जाओ, मीटिंग करो, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ, जो मैं तुमको समझाया, तुमको ट्रेन किया, जाओ लोगों को तैयार करो, कमेटियां बनाओ। 1 महीना अगर किया ना, वो सारे तहसील में पहुंच जाएगा। कोई भी चीज प्लानिंग बनाकर करोगे तो आपका लक्ष्य पूरा होता है। कोई भी उद्देश्य पूरा करना है तो उस उद्देश्य को पूरा करने का प्लानिंग होता है, और प्लानिंग को अमल करने का काम करोगे तो वो काम पूरा होता है। ये काम आपको करना होगा। तो ये काम अगर आप करते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये 2030 थोड़ा ज्यादा लंबा है, इतना भी समय लगने वाला नहीं है। मगर आप अगर शिथिलता बरतते हो, अगर आपके अंदर थोड़ा शिथिलता है, तो इसकी वजह से इसको ज्यादा समय लगता है। मगर आज हम लोग बहुत बड़ा विशाल संगठन खड़ा कर चुके हैं। उस संगठन का उपयोग और उपयोग किया जा रहा है, और इस बात को सफलता की गारंटी माना जा सकता है। आपके लिए अनुकूल वातावरण हो चुका है, और इस अनुकूल वातावरण का आप लोगों को परिवर्तन करने के लिए उपयोग और उपयोग करना है। यदि आप ऐसा करते हो तो जो भीमा कोरेगांव के द्वारा किया जा चुका वो काम संपन्न हो सकता है। तो पहले संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा, और फिर संगठित शक्ति का उपयोग और प्रयोग करना होगा। ऐसा करने से भीमा कोरेगांव का रेपुटेशन हो सकता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई अन्य विकल्प अगर आप अमल में लाने की कोशिश करोगे, जोर जबरदस्ती से करने की कोशिश करोगे, तो जोर जबरदस्ती से ये काम नहीं हो सकता, और ये काम नहीं किया जाना चाहिए। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आखिरी बात, मैं दोबारा एक बात रिपीट करना चाहता हूँ, वो ये है, ये भीमा कोरेगांव ये बीजेपी की सरकार ने पब्लिसिटी की है। आप देखो थोड़ा पब्लिसिटी,
उसमें दिखाया गया है शौर्य दिन। शौर्य दिन नहीं है, विजय दिन है। क्योंकि जब विजय होता है, शौर्य किस लिए होता है? तो शौर्य दिखाने के लिए होता है क्या? शौर्य जो है विजय के लिए होता है। विजय लक्ष्य है, विजय उद्देश्य है, विजय मकसद है। उसके लिए हमारे पुरखों ने जान देकर, कुर्बानी दे करके विजय हासिल करने का काम किया। तो विजय है महत्वपूर्ण। विजय की वजह से बदलाव हुआ। जो लोगों ने रोक के रखा था परिवर्तन को, वो विजय की वजह से परिवर्तन हुआ। तो विजय दिन है, शौर्य दिन नहीं है। या बहुत सारे जगह पर सरकार के द्वारा जो पब्लिसिटी की गई है, बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार केवल बीजेपी की सरकार नहीं है, ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री है। वो मुख्यमंत्री यहां पब्लिसिटी कर रहा है और उसमें लिख रहा है शौर्य दिन है। वो जो ऊपर लिखा उसमें भी शौर्य दिन ही लिख दिया, उसमें भी शौर्य दिन ही लिखा। शौर्य दिन नहीं है, विजय दिन है। क्योंकि उसको मालूम है अगर विजय 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 की चर्चा होगी तो फिर पराजय की भी चर्चा होगी कि कौन विजयी हुए, कौन पराजित हुए। तो बातें सामने आएगी कि पेशवा पराजित हुए। तो फडणवीस तो पेशवा खानदान का है, तो दुख तो होता है ना, चाहे 207 साल पुराना दुख हो, मगर दुख तो होता है। जब 207 साल पुराना जख्म है और वामन मेश्राम उसको ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा, तो दुख तो होगा ना भाई। खुजली कर रहे हो ना हम लोग, थोड़ा खुजा रहे तो दुख तो होगा ना। तो इसलिए ये बात वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को। जो लोग हैं, अभी मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे लोग ज्यादातर जो लोग हैं बददिमाग लोग ज्यादा है, दिमाग का काम कम करते हैं, दिमाग से काम कम लेते हैं। अगर उनको बोलो कि थोड़ा कबड्डी खेलो, मार पिटाई करो, हाँ ऐसा कम अच्छा है। मतलब मूवमेंट के नाम पर उनको मार पिटाई पसंद आती है, उनको अच्छा लगता है। दलित पैंथर का जो स्टाइल है, तो उससे सफलता। बाबा साहब आंबेडकर की तो ये स्टाइल नहीं, तो दिमाग की स्टाइल थी। दिमाग का उपयोग करना होगा। बाबा साहब आंबेडकर का जो तरीका था वो दलित पैंथर स्टाइल नहीं था। यहां कुछ लोग पुराने दलित पैंथर के लोग हो सकते हैं, दलित पैंथर के प्रति अनुकूल लोग हो सकते हैं, मगर बाबा साहब आंबेडकर का तरीका जो है वो दलित पैंथर का तरीका नहीं था, वो दिमाग का तरीका था। एक अकेला आदमी होकर वो केवल दिमाग के बल पर सफल होने में कामयाब हुए। तो हम लोगों को दिमाग के तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग का ही तरीका है जिसके आधार पर हम संगठन का निर्माण कर सकते हैं, और दिमाग का ही तरीका है संगठन का उपयोग और उपयोग करके बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जितना बड़ा बदलाव हम लाना चाहते हैं उतना बड़ा संगठन निर्माण करना होगा, और हमारे लोग कर सकते हैं। वो करने का काम करना चाहिए। क्योंकि मैं अकेला 32 राज्यों में घूम घूम कर, जहां की लैंग्वेज मैं नहीं जानता, वहां संगठन कर चुका हूं। 625 जिलों में संगठन कर चुका हूं। करोड़ों रुपया, कई करोड़ों रुपया लोग हमको देते हैं, लाइन लगा कर देती। यहां भी आपने देखा होगा, बच्चे भी लोग दे रहे। तो लोग इसलिए दे रहे हैं, लोग जो चाहते हैं वो हमसे करवाना चाहते हैं, और उसके लिए साधन संसाधनों की जरूरत है। वो साधन संसाधन अगर आप वो काम करने की जिम्मेदारी ले लो तो उसके लिए रिसोर्सेज देने के लिए तो तैयार हो सकते हैं। ये काम हमको करना होगा। इस मौके पर साथियों, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम विशाल संगठन खड़ा करने में और उसका उपयोग करके भीमा कोरेगांव दोहराने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।